Hello and welcome to Aviation Institute. I am Shubhushachi sir and today we will discuss about Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उस जुडिशियल सिस्टम में एकदम टॉप में है सुप्रीम कोर्ट। जितने भी यहाँ पे अदालत है या न्यायपालिकाएं हैं सबके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और इसमें और एक चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पे है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चलेगा। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और नेक्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन जुडिशियरी इन आर्टिकल 124 टू 147। तो पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 124 से 147 में हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब बना था, ये बना था कब? ये बना था 28 ऑफ जनवरी 1950 को। 28 ऑफ जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे? तो 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस थे फ्रेंड्स। तो पहले 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस व्हिच मेक्स 8 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कितने जजेस थे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 1 चीफ जस्टिस फॉलोड बाय 7 अदर जजेस व्हिच इज इक्वल्स टू 8 जजेस थे। बाद में जजेस का नंबर बढ़ा। अभी कितने जजेस हैं? एट प्रेजेंट देयर इज 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी के लिए आपके पास 34 जजेस है, 1 चीफ जस्टिस फॉलोड बाय 33 अदर जजेस। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप बेसिकली पाओगे 29 जजेस, लेकिन एज अ होल इनका स्ट्रक्चर कितना है? तो 1 चीफ जस्टिस फॉलोड बाय 33 अदर जजेस। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा और इनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा उनको अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस के तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट में द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को अपॉइंट कौन करेगा? हर जज को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट खुद। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो सुप्रीम कोर्ट के हर जज को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन इसमें और एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब आप अपॉइंट करोगे तब प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के साथ बात करना पड़ता है और हाई कोर्ट के कोई भी जज के साथ अगर उनको इस विषय में बात करने का मन हुआ तो वो बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को छोड़ के अदर जजेस को अपॉइंट करने का क्या सिस्टम होगा? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़ के अदर जजेस जो है उनको अपॉइंट करने का प्रावधान क्या है? तो अदर जजेस को जब अपॉइंट किया जाएगा तब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? आर्टिकल 129 डिक्लेयर्स सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 129 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को आप क्या बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी केसेस आते हैं या जिस भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उन सारे केसेस के लेखा जोखा जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये वाला चीज हमको बड़े ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आर्टिकल 129 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलोगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी केसेस आता है या जिस भी केस में सुप्रीम कोर्ट राय देता है वो सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट अपने पास लिखे हुए कंडीशन में रखता है। एवरीथिंग इज रिटन एंड रिकॉर्डेड, दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के का क्वालिफिकेशन क्या होगा? फर्स्टली याद रखोगे द कंसर्न पर्सन मस्ट बी क्या होगा? इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन कैसा? सोनिया गांधी जैसे हैं वैसे नहीं, हम लोग को याद रखना पड़ेगा इंडियन सिटीजन बाय ओरिजिन, मतलब कि दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड इनहेरिट इंडियन ब्लड इन हिज वेन्स। तो बाय ओरिजिन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। साथ ही साथ और क्या है? हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years और an advocate of high court for at least 10 years। ठीक है,
तो मिनिमम कितना एज होना चाहिए या मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या याद रखना होगा, ये जिसको आप जज के तौर पे अपॉइंट कर रहे हो, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन बाय ओरिजिन। तो बाय ओरिजिन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मैंने कहा था बाय ओरिजिन का मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड इनहेरिट इंडियन ब्लड, तो उनके वेन्स में इंडियन ब्लड होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। तो न्यूनतम 5 साल के लिए उनको हाईकोर्ट का जज बने रहना चाहिए, या फिर अगर वो हाईकोर्ट में लॉयर के तौर पे अगर 10 साल निकालते हैं तो फिर तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी एक चीज याद रखना पड़ेगा आप लोग को, कि उनका उम्र कितना होना चाहिए। तो उनके उम्र के बारे में याद रखोगे, दैट पर्सन शुड बी बिलो द एज ऑफ 65 इयर्स। तो उनका उम्र कितना होना चाहिए, 65 इयर्स के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, वो रिटायरमेंट कब लेंगे, तो वो रिटायरमेंट लेंगे at the age of 65। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या याद रखना है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 इयर्स। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर अ जज टू ऑक्यूपाई हिज ऑफिस। मतलब हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या बोलते हैं कि 5 साल के लिए पावर में रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए रहेंगे, सीएम 5 साल के लिए रहेगा, गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहेगा। लेकिन इन लोग के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब कि ये लोग नॉमिनल कितने साल में अपॉइंटेड होंगे, इस बारे में संविधान में कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये लोग रिटायरमेंट कब लेंगे, तो ये लोग रिटायरमेंट लेंगे एट द एज ऑफ 65। नेक्स्ट पॉइंट में, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट may resign from his post, in that case resignation addressed to president। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अगर उनको लगेगा तो वो रिजाइन कर सकते हैं, और रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंटमेंट दिया था। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एंटाइटल्ड टू रिटायर एट द एज ऑफ 65 इयर्स, ये हमको पता है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एंटाइटल्ड टू रिजाइन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो लोग रिजाइन कर सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर किसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसको एड्रेस करके लिखेंगे रेजिग्नेशन लेटर, तो याद रखोगे रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करना पड़ेगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी ऑफ ₹2,80,000 एंड अदर जजेस रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹2,50,000। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सैलरी कितना है फ्रेंड्स, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनका सैलरी होगा 2,50,000 अदर जजेस के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका सैलरी कितना होगा, उनका सैलरी होगा 2,80,000। तो साथ ही साथ और भी एक चीज याद रखोगे आप लोग, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू वर्क एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के एब्सेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो केयर टेकिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस ऑफ द जजेस बट कैन नॉट रिड्यूस द सैलरी एंड अदर अलाउंसेस ऑफ ए जज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट इन लोग का सैलरी एंड अदर अलाउंसेस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा और उसको इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस ऑफ द जजेस, लेकिन पार्लियामेंट इनका सैलरी रिड्यूस नहीं कर पाएगा एक बार ये लोग अपॉइंट होने के बाद। मतलब कि कोई एक जज अपॉइंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी उनका सैलरी कितना है, मैंने कहा था 2,50,000। तो गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि भाई, पार्लियामेंट को अगर लगेगा कि इनका सैलरी जो है, गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को अगर लगा कि इनका सैलरी जो है बहुत ज्यादा है, इसको घटा देंगे, तो ये वाला चीज पॉसिबल नहीं होगा। एक बार जज का अपॉइंटमेंट होने के बाद उनका सैलरी को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाला चीज आप कब कर पाओगे, अगर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ, तब उस दौरान जजेस का सैलरी जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में, द सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस ऑफ जजेस आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको अच्छे से याद रखोगे, ये जज लोग का जो सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इनके जो सैलरी है, ये सैलरी कहां से प्रोवाइड होगा, इनका सैलरी आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इनका सैलरी कहां से आएगा, ये अच्छे से याद रखोगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनका सैलरी प्रोवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं और क्या है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मतलब कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करना उनके लिए परमिटेड नहीं होगा, वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्टली आर्टिकल 32, यहाँ पे क्या बोला गया है? आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दे कैन इशू रिट्स टू सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 32 में यह प्रावधान है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर पाएगा जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, इसमें क्या देखेंगे हम लोग? पॉइंट नंबर 17 में देखो, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है उसको रिव्यू करने का पावर इसके पास होगा। इसका और भी एक एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट्स दे रहा है वो हर कोर्ट के लिए मैंडेटरी होगा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है वो सारे कोर्ट्स मानेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जिसके द्वारा उसने जो वर्डिक्ट दिया है उसको वो चेंज कर पाए। तो इसीलिए ये वाला चीज हम लोग याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स जजमेंट। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है उसको रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहेगा। साथ ही साथ मैंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस पॉइंट का और एक एक्सप्लेनेशन होगा। वो एक्सप्लेनेशन क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट्स दे रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जब भी वर्डिक्ट दे रहा है वो वर्डिक्ट्स लोअर कोर्ट्स के लिए, मतलब कि हाई कोर्ट एंड उससे नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स है उनको मानना मैंडेटरी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो अथॉरिटी होगा जिसके द्वारा वो क्या करेगा? उसने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें चेंजेस कर पाए जो कि लोअर कोर्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस है उनको हटाने का पावर किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में होगा ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के द्वारा क्या करोगे आप लोग? इम्पीचमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उनको हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? तो प्रेसिडेंट साहब से ही ये हो पाएगा, तो प्रेसिडेंट ही उनको हटाएंगे। तो अभी तक मैंने जो कहा है आशा है आपको समझ में आया है। आप एविएशन इंस्टीट्यूट से साथ जुड़े रहिए और भी इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को सामने रखते हुए आपका और भी बेनिफिट हो, ये आशा रखता हूं मैं। और मैंने जो भी कहा है आपको समझ में आया होगा और एविजन के साथ जुड़े रहिए फॉर मोर दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड वीडियोस। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।